यतीति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धार्यति प्रजा यस्या धारणा संयुक्त स धर्मेत निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कर्ण और शल्य को युद्ध में पराजित करने के बाद दोनों भाई सभी राजाओं के सामने डट के फिर से खड़े हो जाते हैं। इतने में श्री कृष्ण कहते हैं, इन दोनों ब्राह्मणों ने आप सभी राजाओं को धर्मपूर्वक पराजित किया है और इन ब्राह्मणों ने द्रौपदी को स्वयंवर में नियम अनुसार जीता है और द्रौपदी ने भी इनका वर्ण कर लिया है। तो मेरे हिसाब से ठीक यही होगा कि हम सब इनको जाने दें। ऐसे ही कुछ देर तक समझाने के बाद सारे राजा मान जाते हैं और वहां से हट जाते हैं और अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर डेरे पे चले जाते हैं। इधर जब पांडवों को आने में देरी होती है तो कुंती चिंता करती है कि कहीं कौरवों ने इन्हें पहचान के मार तो नहीं दिया या फिर राक्षसों ने कहीं ने खा तो नहीं लिया। ऐसी ही बातों में जब कुंती चिंता कर रही होती हैं तब 3 पहर बीत चुके होते हैं और थोड़ी ही देर में फिर अर्जुन भीम और द्रौपदी के साथ उसी कुमार के घर लौट आते हैं जहां पे बाकी भाई कुंती के साथ डेरे पे रहते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों भाई घर में प्रवेश करते हैं और मजाक में कुंती से कहते हैं कि माता देखिए हम भिक्षा लाए हैं। कुंती उस वक्त घर में अंदर रहती हैं तो बिना देखे कहती हैं, भुंगेती समेत तो सर्वे, अर्थात सारे भाई आपस में बांट लो। अब जब कुंती बाहर आती हैं तो वो देख के बहुत परेशान हो जाती हैं और दोनों भाई को डांटती हैं कि तुमने इसको भिक्षा क्यों बोला। कुंती युधिष्ठिर के पास जाती हैं और कहती हैं कि मेरी मुंह से ऐसी बात निकल गई तो कुछ ऐसा करो जिससे कि पांचाली को पाप ना लगे और मेरी बात भी झूठी ना हो। तो थोड़ी देर तक सारे भाई बैठे रहते हैं और विचार करते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं कि स्वयंवर तुमने जीता था तो पांचाली का वर्ण तुम्हें करना चाहिए। इस पे अर्जुन कहते हैं कि अभी आप बड़े हैं और अभी भीम भैया का भी विवाह नहीं हुआ है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो स्वयंवर जीतेगा विवाह वही करेगा। क्षत्रियों को स्वयंवर में प्रतिनिधित्व चलता आया है तो बड़े भाई होने के नाते द्रौपदी का विवाह आपसे होना चाहिए। ये सब बात होती रहती है और सब बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे युधिष्ठिर सारे भाइयों को देख रहे होते हैं और द्रौपदी को देख रहे होते हैं। द्रौपदी का सौंदर्य स्पेसिफिकली बहुत ही डिटेल्ड तरीके से महाभारत में वर्णन किया गया है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो वो उस समय के भारतवर्ष की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं या महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है कि विधाता ने स्वयं द्रौपदी के सौंदर्य को की रचना की थी। अभी किसी का विवाह उससे फाइनल नहीं हुआ था तो पोटेंशियली किसी भी पांडव का की शादी उससे हो सकती थी। सारे पांडव द्रौपदी को देख के अत्यंत मोहित हो जाते हैं और बार बार उसको देखते रहते हैं। इनफैक्ट व्यास महाभारत के अनुसार सारे पांडव द्रौपदी की ब्यूटी को देख के बहुत ही ज्यादा मोहित हो गए थे, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। युधिष्ठिर ने पांडवों को देखते ही समझ लिया कि यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे युधिष्ठिर की बुद्धि का एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। उन्होंने ये सोचा कि अगर द्रौपदी का विवाह किसी एक से हुआ तो निश्चित हम सब में दरार पड़ सकती है क्योंकि पांचों पांडव द्रौपदी से मोहित हो गए थे। उसके अलावा ये सारे जीवित थे क्योंकि पांचों भाई साथ में थे। ये सब सोचते हुए युधिष्ठिर ने कुंती के सामने प्रस्ताव रखा कि सर्वेशम द्रौपदी भार्या, अर्थात द्रौपदी हम सब की भार्या रहेगी। ऐसा नहीं है कि लाइक द्रौपदी पे ये कोई डिसीजन फोर्स किया गया था या फिर उसकी मर्जी के बिना कुछ उसके दबाव में डाल के किया गया था। द्रौपदी ने इस चीज पे कोई ऑब्जेक्शन कभी प्रकट नहीं किया। इनफैक्ट उसने बहुत हैप्पीली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम आते हैं और पहले कुंती और पीछे युधिष्ठिर के पांव छूते हैं। वो लोग थोड़ी देर मिलते हैं, बातचीत करते हैं और यहाँ पे पहली बार ऑफिशियली पांडव और श्री कृष्ण का मिलन हुआ है। उसके बाद बातचीत के बाद वो चले जाते हैं। इधर कुंती द्रौपदी को सारे इक्वेशन समझा रही होती है कि कौन कितना भोजन करेगा, कौन कैसे रहता है, कहाँ क्या करना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं यहाँ पे एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी पांडव एक कुम्हार के घर में जमीन पे सो रहे हैं। मतलब जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में वर्ण करके लाए थे तो द्रौपदी को ये पता नहीं था कि ये लोग कौन है। उसके लिए तो ये कोई एक मामूली से गरीब से ब्राह्मण ही थे जिसने अपने बाहुबल और स्थिर बुद्धि से ना ही केवल स्वयंवर बल्कि अन्य राजाओं को भी जीत लिया था। यहाँ पे मुझे लगता है कि द्रौपदी के चरित्र पे थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए। द्रौपदी एक ऐसा इंटेंस मोमेंट फेस कर चुकी है
जहां पे उन्हें अपने जीवन साथी का चुनाव करना था। लेकिन जब जीतने वाला एक साधारण सा दिखने वाला गरीब ब्राह्मण निकला, तो उन्हें ना तो रिग्रेट हुआ, ना ही उसने इस पे क्वेश्चन उठाया। ये शो करता है कि द्रौपदी को सामने वाले की इंटरनल वैल्यू और कंपोजर की क्लियर समझ थी। वो इमोशनल लेवल पे बहुत बैलेंस्ड है और उनको चीजों को एक्सेप्ट करने की इनफ मैच्योरिटी है। वो पैनिक नहीं कर रही हैं, ना ही भाग्य पर सवाल उठा रही हैं। ये माइंडसेट किसी भी स्पिरिचुअल ग्राउंडेड व्यक्ति में ही पॉसिबल है। द्रौपदी एक राजकुमारी है, लेकिन उसके बाद भी अभी उन्हें कुटिया में रहना है। वो वहां पे आराम से रह रही हैं, कोई दुख नहीं है, कोई सवाल नहीं उठा रही हैं। उन्हें पैलेस लाइफ की आदत है, सारे ऐशो आराम की आदत है। फिर भी शी इज वेरी हैप्पी स्लीपिंग ऑन ए मैट। ये दिखाता है कि द्रौपदी खुद को एंटाइटल नहीं समझती थी और ना ही किसी को धन के अभाव में अपने से नीचा मानती थी। आयरॉनिकली अपने पिता से विपरीत वो इंस्टेंटली एडजस्ट कर लेती हैं, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। द्रौपदी उनकी गरीबी को भी बहुत हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हैं, जबकि वो खुद एक प्रिंसेस है और हमेशा से आराम से जीने की आदत है। इसका मतलब ये है कि द्रौपदी का सेल्फ वर्थ सिर्फ लग्जरी या टाइटल पर नहीं टिका हुआ है, वो पुरुषार्थ को सर्वोपरि मानती है। इन शॉर्ट, द्रौपदी की आइडेंटिटी रूटेड है वैल्यूज में, ना कि पोजीशन में। द्रौपदी ने अर्जुन को वस्त्र से या उनकी सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उनके गुणों से पहचाना था। अर्जुन ब्राह्मण वेश में थे, न धन था, न रथ था, ना ही कोई मुकुट। फिर भी द्रौपदी को उनमें कुछ खास दिखा। ये बताता है कि द्रौपदी में इंसान की बहुत अच्छी समझ है और उन्हें दिखावे से फर्क नहीं पड़ता है। शी इज नॉट ड्रॉन टू वॉट ही वेयर्स, बट वो अंदर से क्या है। ये एक बहुत रेयर क्वालिटी है जो आज भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है, और ये सिर्फ एक हाई वैल्यू पर्सन में ही देखने को मिलती है। द्रौपदी सिर्फ एक प्रिंसेस नहीं है, वो एक ऐसी महिला थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका इनर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज और इमोशनल स्टेडीनेस। जिस ईज से वो उस कुमार के घर रह रही थी, ये बताता है कि जो ट्रू रॉयल्टी है ना, वो मन और आचरण से होती है, कपड़े और सिंहासन से नहीं। दृष्टिद्युम्न जाके द्रुपद को बताते हैं कि हो ना हो ये पांडव ही हैं, क्योंकि उनकी बातचीत से, उनके चाल ढाल से तो यही लगता है। द्रुपद के पुरोहित कहते हैं कि उन लोगों ने द्रौपदी का हरण नहीं किया है, बल्कि धर्म पूर्वक तरीके से उसे जीता है, और द्रौपदी ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया है। तो आपको उन्हें बुलाना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। द्रुपद यही करते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं और स्वागत करते हैं। परंतु वो सिर्फ सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं कर सकते थे। वो एक राजा होने के साथ एक पिता भी थे। वो निश्चय करते हैं कि पांडवों की परीक्षा लेंगे और उनकी ट्रू वैल्यू जानने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए वो पांडवों को भोजन कराते हैं और एकदम ही लाइक सारे सुख और आराम से उनका स्वागत करते हैं। परंतु जिस भवन में वो भोजन करते हैं, वहां पे उन्होंने एक सेटअप कर रखा था। उन्होंने पहले से अपने सेवकों को बोल के वहां पे दुनिया भर के फल, फूल, दुनिया भर की सुगंधित मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गौएं, रस्सियां, बीज और अन्य खेती के सामान रखे थे। इसके अलावा वहां पे दुनिया भर के खेल के और विलास के सामान भी वहां पे अर्जित करके रखे थे। जब पांडव भोजन कर लेते हैं, तो वो अपना सारा सुख और सारा आराम त्याग के सीधे वहीं जाते हैं जहां पे सारा अस्त्र शस्त्र रखा था। ये देख के द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि यही पांडव हैं। आखिर द्रुपद ने ये कैसी परीक्षा ली थी, चलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब मेरे हिसाब से द्रुपद को ऑल्दो डाउट है कि ये पांडव है, परंतु वो बस अपने डाउट के हिसाब से नहीं आगे बढ़ते हैं, बल्कि उस चीज को टेस्ट करने के लिए द्रुपद शब्दों का नहीं, बल्कि बहुत ही सटल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, जो वैदिक टाइम के बिहेवियर असेसमेंट से कदाचित मैच करती थी। क्यों? क्योंकि शब्दों से तो कोई कुछ भी बोल सकता है। इसीलिए द्रुपद ने उसको बाईपास किया और नॉन वर्बल बिहेवियरल पैटर्न से उनका ट्रू नेचर और इंस्टिंक्ट को असेस किया। यहाँ पे हमें द्रुपद की कुछ पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। पहली चीज, द्रुपद बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना कुछ सवाल पूछे सिर्फ एनवायरनमेंट से उनके बारे में पता लगाया। वो साइकोलॉजिकली बहुत एप्ट हैं। रटे हुए शब्दों से ज्यादा पांडवों के इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करके उनकी परख की। उन्हें बहुत ही स्पेसिफिक चीजों को रख के
लाइक हमने जो भी चीजें अभी सुनी है कि गौएं रखी हैं, बीज रखा है और कवच रखा है, एक्सेट्रा, उन सब चीजों को रख के उनकी पर्सनैलिटी को फिल्टर आउट किया और समझने की कोशिश की कि वो एक्चुअली है क्या। इन सब के बाद वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और केयरिंग पिता और राजा भी हैं, क्योंकि ही वांटेड टू मेक श्योर कि द्रौपदी जो है अपने लायक ही पुरुषों का चयन कर रही है। आज के आधुनिक समय की साइकोलॉजी टेस्ट की ही तरह द्रौपदी ने भी पांडवों को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बिना रोक टोक के चुनाव करने के लिए छोड़ दिया था और सिर्फ उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया। वो जो स्पेसिफिक आइटम्स रखे थे, मेरे हिसाब से ये फिल्टर आउट हो जाते हैं। फ्रूट्स, गार्लेंड्स, बेड्स और मैट, ये अगर इधर कोई जाता है इसका मतलब व्यक्ति आराम प्रेमी है, इज लस्ट ड्रिवन एंड इज उसके एस्थेटिक प्रेफरेंस ज्यादा है। अगर वो गऊ, रस्सियां, बीज या फिर और भी एग्रीकल्चर टूल की तरफ जाता है, मतलब वो व्यक्ति लाइवलीहुड सस्टेनेंस की तरफ ज्यादा फोकस करता है। अगर वो वेपन्स की तरफ जाता है, मतलब उसके अंदर वॉरियर इंस्टिंक्ट्स हैं, करेज है और रेडीनेस है। अगर वो रॉयल गेम्स, डाइस और रिक्रिएशनल टूल की तरफ जाता है, मतलब व्यक्ति इंटेलिजेंस में ज्यादा भाग लेता है, लग्जरी और डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा रुचि रखता है। उन्होंने उन्हें रोका नहीं, केवल ऑब्जर्व किया कि पांडव क्या करते हैं, और पांडव तुरंत सारा सुख और आराम छोड़ के सीधे वहां गए जहां वेपन्स थे। इस चीज से द्रुपद को कुछ चीजें कंफर्म हुई। पहला, पांडव अस्त्र शस्त्र के पास गए, इसका मतलब वो वॉरियर थे नेचर से, ना ही सिर्फ ट्रेनिंग से। दूसरा, उन्होंने अपनी कंफर्ट और लग्जरी को का त्याग किया, को इग्नोर किया, इसका मतलब वो सिर्फ वॉरियर या वॉर मॉन्गर्स नहीं है, वो एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर्स हैं जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने धर्म पे टिके रहते हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर टूल्स और गाय और रस्सी की तरफ नहीं गए, इसका मतलब कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली है, ना ही ताकि वो खुद की सुरक्षा कर सके। और उन्होंने कोई भी जो गेम्स रखे थे उधर भी नहीं गए, इसका मतलब वो जीवन में कुछ करना चाहते थे, विलास और ऐशो आराम में व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। ये देखते ही द्रुपद को यकीन हो गया था कि उनकी पुत्री, जिसको उन्होंने क्षत्रिय धर्म पे चलना सिखाया है, उनके पति भी धर्म योद्धा ही है। ये मुझे एक तरीके से रॉशकैक टेस्ट जैसा लगता है, जहां पे लोग अपने अनकॉन्शियस डिजायर को एक न्यूट्रल सिमिली पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। द्रुपद के बारे में भी हमें कुछ समझने को मिलता है। पहला, उनका जो फादरली इंस्टिंक्ट है वो ये है कि वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि जिन लोगों का द्रौपदी ने चयन किया है वो उनकी असाधारण पुत्री के लायक है भी ही नहीं है। दूसरा, किंग्स विजडम, मतलब कि अब क्योंकि विवाह हो रहा है तो वो उनके पोटेंशियल एलाइज हैं, तो वो अपने पोटेंशियल एलाइज का नाम से नहीं बल्कि उनके नेचर और कॉन्डक्ट से उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तीसरा, हमें यहाँ पे द्रुपद के साइकोलॉजिकल नॉलेज की भी बहुत ही गहरी जानकारी मिलती है। ये चीज समझते हैं और बहुत अच्छे से परख कर सकते हैं कि बोल चाल से ज्यादा इंसान जब फ्री होता है तो वो किस चीज को चूज करता है, उनके बिहेवियर से उनके रियल आइडेंटिटी और उनके रियल नेचर का पता चल सकता है। सिंबॉलिक इंटेलिजेंस, मतलब वस्तुओं को व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव का दर्पण बना के मापदंड करना। इनफैक्ट ये वैदिक प्रिंसिपल में गुण परीक्षा या फिर क्वालिटी असेसमेंट में भी हम देखते हैं। जब ये सब टेस्टिंग हो जाती है और देखते हैं द्रुपद की उन ब्राह्मणों ने वेपन्स को चूज किया है, तो द्रुपद को ही बहुत आश्वस्त हो जाते हैं। इनफैक्ट वो बहुत अश्योरेंस फील करते हैं कि द्रौपदी को सिर्फ पति नहीं बल्कि इक्वल्स मिले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में द्रौपदी के विवाह से कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतिहास को पढ़ते रहिए, भ्रांति को दूर करिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर पूछिए, मैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षिति रक्षितः।